सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और धमाकेदार ढंग से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का राजस्थान करंट के डेली अपडेट में, जिसमें हम बड़ी ही महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, बड़ी ही महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में और बड़ी ही महत्वपूर्ण जो नीतियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इन सभी से आपके करंट के प्रश्न हैं वो कैसे बनने वाले हैं, इनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो ये 15 से 20 मिनट की जो क्लास होती है इसको हर रोज़ देखा करो, कंप्लीट देखा करो। आपका जो करंट का जीके है, यानी आपके जो करंट के प्रश्न है ना, वो हर रोज़ तैयार होने वाले हैं। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए देखो पहले शुरू कर लेते हैं अपनी आज की ये क्लास। और इस क्लास में जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं उनमें जो पहला प्रश्न है वो बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई। इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या आया है इसके बारे में, है ना, ये भी बताएंगे। राजस्थान के वस्त्र उद्योग क्लस्टरों में पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन पर दीवानी जुर्माने के साथ स्थान पर अब क्या तय किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है भाई। क्या फैसला दिया है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है दीवानी जो जुर्माना है इसके स्थान पे अब तय कर दिया गया है कि क्रिमिनल लायबिलिटी मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी भाई? आपराधिक दायित्व माना जाएगा इसमें। ये इसका अर्थ क्या होता है? आपराधिक लायबिलिटी यानी अपने पास दायित्व ये रहा, ये माना जाएगा। अब ये क्या है इसके बारे में थोड़ी सी बात होता है। तो आपराधिक दायित्व वो दायित्व होता है जिसमें अपने पास किसी व्यक्ति की, आसान भाषा में समझा देता हूँ, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है और उससे अपने पास किसी को नुकसान पहुँच रहा है, किसी भी स्थान पे किसी भी अपने पास वस्तु को, किसी भी अपने नॉर्मली मान के चलो रास्ते को नुकसान हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, किसके बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं, सारी डिटेल है अपने पास। इसके बारे में कहा है कि ऐसा होता है तो उसे क्रिमिनल लायबिलिटीज में माना जाएगा और उसमें आपके पास जो जुर्माना है इसके तहत क्या होता है, जुर्माना तो होता ही होता है, जुर्माने के साथ आपके पास सजा भी हो सकती है, जेल भी भेजा जा सकता है। अब ये वस्त्र उद्योग क्लस्टर में क्या शामिल किया गया है, तो मैं कुछ एक अपनी बातें बता देता हूँ। जैसे अपने रंगाई छपाई का कार्य जो होता है ना, वस्त्र उद्योग में रंगाई छपाई का कार्य होता है भाई। रंगाई छपाई का जो कार्य होता है इससे क्या होता है, दूषित पानी निकलता है भाई। इससे क्या निकलता है? दूषित पानी निकलता है। अब ये पानी जाएगा कहाँ? तो इसको भेज देते हैं ये फैक्ट्री वाले, कंपनी वाले सीधे नदी में, है ना, नदी नालों में नदी में भेज देते हैं। ऐसे ही अपने पास जैसे जोधपुर है, बीकानेर है, सांगानेर है, यहाँ पे अपने पास क्या होता है, रंगाई छपाई का कार्य होता है। यहाँ पे नदियों की बात करें तो जोजड़ी, बांडी, ये जो नदियाँ हैं ये मुख्य नदियाँ वहाँ की। अब इनमें ये जाता है तो ये पानी होता है गंदा। तो नदियों को बचाने के लिए अपने पास सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और अक्सर से पालना करने की अपने पास चेतावनी दी है। तो ये ध्यान में रख लेना भाई। अब इसमें छोटी सी बात अगर चर्चा करें तो क्या आया है भाई, ये रहा आपके पास सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अक्सर से पालना। इसमें क्या है, ये एक खास बात और बताएंगे आप लोगों को। इसमें अपने पास जो नदियाँ बताई थी मैंने, जोजड़ी, बांडी और लूनी नदी भी शामिल है भाई। इसमें कौन सी है भाई? इसमें लूनी नदी भी शामिल है। लूनी नदी बाड़मेर, ये भी अभी तो बालोतरा में, तो ये ध्यान में रख लेना भाई। अब इसमें क्या है, क्या कहा है इन्होंने कहा है कि भाई राज्य से में संचालित विभिन्न वस्त्र उद्योग क्लस्टरों में, जैसे बालोतरा है, इसके अलावा जसोल है, पाली है, सांगनेर है, ये एक साथ आ गया भाई इसमें। यहाँ पे तो ये अलग अलग है, बालोतरा, जसोल, पाली, सांगनेर और जोधपुर में पर्यावरणीय मानकों की पालना, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CETP के संबंधित मुद्दों को लेकर मुख्य सचिव श्री वीन श्रीनिवास ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में समीक्षा बैठक की। उच्चतम न्यायालय के, ये ध्यान में रखना, के अनुसार जोजड़ी, बांडी, लूनी और सांगनेर बेसिन में कड़े पर्यावरणीय नियम लागू किए हैं। इसमें दीवानी जुर्माने के स्थान पर अब क्रिमिनल लायबिलिटी तय किया गया है, जिसमें 35 दिनों में 2000 से अधिक वस्त्र MSME इकाइयाँ सील की गई है। बैठक में बताया गया कि नदियों के प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट जल प्रबंधन एवं पर्यावरण सुधार के लिए रिवर बेल्ट में रेस्टोरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। रिवर बेसिन अथॉरिटी द्वारा रेगुलेटरी जोन बनाए जाएंगे, ड्रेनेज का कार्य पुनः किया जाएगा और नदियों में स्लज गाद को हटाया जाएगा। इसके बाद में अपने यहाँ पे, हाँ, ये बाकी आप देख लेना भाई। मैं इसके बारे में बात बता देता हूँ। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाला 18 MLD क्षमता और संयंत्र परियोजना के लगभग 131 करोड़ रुपए
है, जिसमें केंद्र सरकार का अंशदान 65.95 करोड़ रुपए है। RSPCB द्वारा पिछले कई महीनों से बंद है। जसोल में 2 ये अपने पास बाकी सारी बातें नहीं देखनी है। इसमें जो मुख्य बात थी वो मैं बता देता हूँ। ZLD जीरो लिक्विड लाइबिल जो डिस्चार्ज है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो दूषित पानी निकलता है, इसको आपको क्या करना है, आप वहीं पर इसको जो पुनश्चक्रण के द्वारा यानी अपने पास रिसाइकिल के द्वारा आपको क्या करना है, पानी को कम करना है, यानी गंदा पानी बाहर नहीं निकालना है 0% भी। इसका मतलब होता है जीरो लाइबिलिटी। ये कुछ खास बातें हैं, इनके बारे में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये पढ़ लेना भाई। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आता है, टेक्सटाइल इकाइयों के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। अभी जो पढ़े ना अपन, इसमें अपग्रेडेशन की समय सीमा तय की गई है। तो समय सीमा की बात करें तो इसमें आपके पास 31 दिसंबर, ये रही भाई सीमा आपके पास, 31 दिसंबर 2027 तय की गई है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 2027। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है भाई। इसके बाद में है, जनजातीय कलाकारों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए किस ब्रांडिंग पहल का उपयोग किया जा रहा है? ये चर्चा क्यों कर रही है? ये इसलिए कर रहे हैं, ये बनफूल है, इसमें तो बनफूल है भाई। ये अपने पास वो है संस्था है जिसके द्वारा जो आदिवासी लोग हैं उनके जो पारंपरिक उद्योग हैं, जैसे अपने पास टोकरी बनाना होता है ना, वह अपने हथकरघा वाले जो कार्य, उनको बाजार उपलब्ध करवाना है। उनमें अपने पास से जो तकनीकी का प्रयोग करते हुए उनको अच्छे तरीके से बनाते हुए बाजार में बिकवाना, इनकी जो कार्यक्रम है वो बनफूल के द्वारा होता है। बात क्यों चली है भाई? ये इसलिए चली है क्योंकि आपके पास जो प्रधान अपने क्या है मुख्यमंत्री जी, ये देखो चर्चा पे रहे हैं भाई। माइल्स स्टोन बनेंगे महाराणा प्रताप सर्किट और ट्राइबल टूरिस्ट। इसमें ये रही आपके पास जो बातें कही गई थी, यह है कि इस विरासत के तहत, हाँ ये रहा भाई, आदिवासी आस्था कला को संरक्षण उत्पादों का ब्रांड बनफूल। आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने और संवर्धित करने के लिए सोंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना भी चलाई जा रही है। इसके बाद इसके तहत जनजातीय वाद्य यंत्र, पाककला, चित्रकारी, भित्ति चित्र, कास्ट और प्रस्तर कला, नृत्य एवं गायन, प्रलेखन, डॉक्यूमेंटेशन कार्य प्रक्रियाधीन है। इसके तहत वहीं बनफूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो और बनफूल ब्रांडिंग जैसी पहल के जरिए क्या होता है, जनजाति कलाकारों को सूचीबद्ध करने के साथ ही उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है, और जो बात अपने मुख्यमंत्री जी कहेंगे भाई सीधी सी बात है, प्रश्न आ सकते हैं वहीं से। एक ये बात बतानी जरूरी है आप लोगों को, 100 करोड़ रुपए का ट्राइबल टूरिज्म सर्किट। ये क्या है? टूरिज्म सर्किट के तहत आदिवासियों का कुंभ कहे जाने वाले डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम पर 49 करोड़ और 40 लाख रुपए, और बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर 13 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च व्यय किए जाएंगे भाई। ये ट्राइबल क्या है? टूरिज्म। साथ ही इसमें चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया, जिसमें मेवाड़ का प्रयाग है, ये मातृकुंडिया आप जानते हो भाई, प्रतापगढ़ के सीता माता, बहरन गौतमेश्वर महादेव मंदिर, बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और उदयपुर के ऋषभदेव मंदिर को शामिल किया जाएगा 100 करोड़ के ट्रैवल टूरिज्म इस सर्किट में। ये बाकी सारी बातें आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, ये महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में एकीकृत होगा इतिहास। क्या है भाई इसमें आपके पास चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर को शामिल किया जाएगा। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि कौन सा क्षेत्र है जो महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में शामिल नहीं है, और 4 ऑप्शन दे देंगे, एक नहीं देंगे। तो ये 5 है आपके पास, चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, 6 है, दिवेर और उदयपुर को शामिल किया जाएगा। ये आप बाकी आप देख सकते हो भाई। नेक्स्ट आता है श्रीगंगानगर के पंचगौरव कार्यक्रम के तहत एक जिला एक वनस्पति के वनस्पति प्रजाति के रूप में किसे चुना गया है भाई? तो इसमें आपके पास शीशम को चुना गया है। किसको चुना गया है? शीशम को चुना गया है। शीशम का अगर वानस्पतिक नाम देखें, अपने पास वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम देखें तो क्या होता है भाई? तो वो आपके पास क्या होता है? डलबर्जिया शिशु, ये इसका वानस्पतिक नाम है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? आपके पास एक कार्यक्रम चल रहा है पंचगौरव कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक जिले में 5 जो कैटेगरी के है, वो किसमें, एक जिला एक खेल हो सकता है, एक जिला एक वनस्पति हो सकती है, एक जिला एक उत्पाद हो सकता है, एक जिला एक खेल हो सकता है, एक जिला एक पर्यटन स्थल हो सकता है। इसमें अपने पास क्या आ गया है? एक जिला एक वनस्पति प्रजाति तो आ गई है। दूसरी बात करें तो इसमें अपने पास गंगानगर की बात करें तो एक जिला एक खेल की बात करें, है ना, खेल की बात करें तो इसमें आपके पास शामिल है एथलेटिक्स। क्या शामिल है भाई?
एथलेटिक्स शामिल किया गया है। रनिंग वाला जो ट्रैक पे दौड़ते हैं ना, ऐसे ट्रैक होते हैं, उन ट्रैक पे दौड़ने वाली जो है ना, वो इसमें शामिल किया गया है। ये अभी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, चिंता मत करो। दूसरी बात करें तो एक जिला एक पर्यटन स्थल की बात करें तो इसमें आपके पास गंगानगर में बुढ़ा जोहड़ है ना। बुढ़ा जोहड़ अभी बता देते हैं। बुढ़ा जोहड़ क्या गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा, इसको शामिल किया गया है। और इसके बाद में बात करें एक जिला और एक उपज में बात करें आपके पास तो किसको शामिल किया गया है भाई, किन्नू को शामिल किया गया है श्री गंगानगर में। अब एक जो किन्नू है इसका वानस्पतिक नाम भी तो पता होना चाहिए ना आप लोगों को, वानस्पतिक नाम भी पूछ सकते हैं। तो वानस्पतिक नाम की बात करें आपके पास तो वो होता है सिट्रस नोबिलिस, ये इसका नाम होता है किसमें, वानस्पतिक। अब छोटी सी बात करते हैं, इसमें एक क्या रह गया भाई, एक जिला और एक उत्पाद में बात करें तो वह आपके पास आ जाता है सरसों तेल। क्या आ जाता है भाई, सरसों का तेल जो है उसको शामिल कि, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं अभी, हाँ सरसों तेल है वो शामिल मानते हैं। ये आपके पास गंगानगर से संबंधित होते हैं। कुछ खास बातें जो क्या क्या है इसमें मैं छोटी सी बात बता देता हूँ क्या क्या शामिल किया गया है। देखो श्री गंगानगर रसीला किन्नू, मजबूत शीशम और शुद्ध सरसों का तेल, ये ध्यान में रखना। अगर तैयारी नहीं की तो तेल आपका ही निकलना है। चलिए, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला गंगानगर पंजाब की सीमा से सटा है। राजस्थान की खाद्य टोकरी के रूप में प्रसिद्ध है। कभी बंजर भूमि रहे इस क्षेत्र को महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में गंग नहर परियोजना से हरा भरा बना दिया था। यहाँ गेहूं, सरसों, कपास, गन्ना, किन्नू प्रमुख उत्पाद है। और ऐतिहासिक दृष्टि से यह क्षेत्र सरस्वती और दृश्यवती जो अपने पास नदी है, नदियों के तट पर बसा था और हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा माना जाता है। गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ सिख इतिहास का प्रमुख तीर्थ स्थल है। और बात करें यहाँ पे 1740 में भाई सुखा सिंह और मेहताब सिंह ने मस्सा रंगहर का वध किया था। नाम याद रखना भाई, मेहताब मस्सा रंगहर। श्री गंगानगर जिले के लिए पंचगौरव कार्यक्रम के तहत एक जिला एक उपज में किन्नू है, एक श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की है। क्या है ये ब्रिक्स के बारे में, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे भाई। ये देख लो, ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने जयपुर घोषणा पत्र जारी किया। पर्यटन लोगों को जोड़ता है, समुदायों के लिए अवसर पैदा कर सांस्कृतिक आदान प्रदान को संभव बनाता है। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए बात करते हैं क्या क्या है इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बातें आने वाली है जिस पे आपको गौर करना चाहिए। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की शुक्रवार को जयपुर में संपन्न हुई बैठक में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने के घोषणा पत्र को पारित किया गया। यह जयपुर घोषणा पत्र ब्रिक्स सदस्यों के बीच पर्यटन सहयोग को मजबूत करने के लिए एक ढांचा साबित होगा। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। यह 2026 की भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स पर्यटन ट्रैक का समापन था, जिससे अनुकूलनीयता, नवाचार और सहयोग और समन्वितता का निर्माण विषय के तहत चलाया जा रहा है। बैठक में ब्रिक्स के ये यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट बात है जो याद करनी है, बाकी ऊपर तो ऐसी है। ब्रिक्स में के 9 सदस्य देशों ने भाग लिया भाई, ये प्रश्न भी आएगा अभी। इसमें श्री गुस्ताओ कोस्टा फेलिसियानो है, वो पर्यटन मंत्री है ब्राजील के। इसका मतलब एक देश हो गया आपके पास ब्राजील के कौन है, ये नाम याद रखना भाई। तो ये कौन थे भाई अपने पास, क्या नाम है भाई यहाँ का, हाँ गुस्ताओ कोस्टा फेलिसियानो है। दूसरी बात करें, श्री रजा सालेही अमीरी, सांस्कृतिक विरासत पर्यटन एवं हस्तशिल्प मंत्री ईरान। दूसरा देश हो गया आपके पास ईरान, ये लो। इसके बाद में बात करते हैं महामहिम अब्दुल्ला बिन तवुक अल मारी, क्या है, अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन मंत्री संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त यूएई लिख देता हूं मैं, यूएई ये हो जाता है। इसके बाद में बात करें तो अर्थव्यवस्था से अमीरात शामिल थे, साथ ही चीन, इथियोपिया, इंडोनेशिया और रूस। ये अपने पास चीन आ जाता है, ये चीन हो गया, इथियोपिया हो गया है। इसके अलावा और कौन सा रहेगा, इथियोपिया के बाद इंडोनेशिया रह गया है, तो इंडोनेशिया हो गया है।
इसके बाद में बात करें तो रूस आ जाता है, आपके पास रूस ने भाग लिया है। अब ये जो 4 देश हैं इनके तो अपने पास जो अध्यक्ष थे वो अपने पास आए थे, उनके नाम नहीं है। एक आपके पास ये रहा, कौन से, सुश्री पेट्रिसिया डी लिले, पर्यटन मंत्री दक्षिणी अफ्रीका। तो एक देश आपके पास क्या हो गया, दक्षिणी अफ्रीका हो गया है, ये आप देख लेना भाई। अब एक आप कहोगे सर 8 हुए तो एक अपना भारत भी तो है, इसमें अपन अपना भारत है वो ऊपर कर लेते हैं, और इंडिया की तरफ से अपन ने बता दिया कौन थे, और बाकी आप लोगों के सामने बताया हुआ है। ये कुछ खास बात थी जो आपको याद रखनी है। इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व पर्यटन मंत्रालय के सचिव श्री भुवनेश कुमार, संयुक्त सचिव श्री हरिकिशोर एस एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। ये खास बात आपको थोड़ी सी ध्यान में भी रखनी है, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। इसके बाद एक प्रश्न आता है भाई, जयपुर में आयोजित ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक के संदर्भ में देश और सूची को मिलान करना है भाई। अभी मिलान कर देते हैं, पढ़े हैं अभी तो पढ़े हैं तो बता देते हैं। ब्राजील के कौन थे भाई, ब्राजील के आपके पास श्री गुस्तावो कोस्टा फेलिसियानो थे, अभी पढ़े हैं। ईरान की बात करें तो इनके पास थे अब्दुल्ला बिन ताउक अलमारी थे। इसके बाद में दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो सुश्री पेट्रिसिया डी लिले था, और संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो रजा सालेही अमीरी थे। बाकी आप लोगों को पता है कौन से देश थे। इसके बाद में बात करते हैं पीएम श्री योजना के तहत वर्ष 2026-27 में विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। अब वर्ष 2026-27 के योजना में बात करें तो एक प्रबल कार्यक्रम चल रहा है भाई, पहले से चल रहा है, लेकिन अभी इसको लागू किया जाएगा। पहले अपने पास केवल एक योजना बनाई गई थी, जिसमें अब इसमें क्या किया जाएगा कि विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए इसका निश्चित ही क्या आयोजन किया जाएगा, संचालित किया जाएगा। अब ये प्रबल कार्यक्रम क्या है इसके बारे में चर्चा करें छोटी सी, तो ये रहा अपने पास प्रबल कार्यक्रम से संबंधित सारी डिटेल है इसमें, तो मुझे अलग से लिखने की क्या आवश्यकता भाई। देखो इसमें बात करते हैं प्रबल कार्यक्रम क्या है, नेतृत्व, नागरिकता, डिजिटल, फाइनेंशियल साक्षरता से सशक्त होंगे विद्यार्थी, क्या है इसको तो छोड़ देते हैं। यहाँ पे आते हैं, इस क्रम में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पीएम श्री योजना के तहत 2026-27 में प्रबल, ये प्रबल थोड़ा सा नाम याद रखना भाई, प्रबल की बात करें तो PRABAL ये होती है। अब इसकी फुल फॉर्म बताएं तो क्या है, प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटीज एंड बिल्ड अप एडेप्टिव लाइफ स्किल्स ऑफ 21st सेंचुरी कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। प्रबल कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों की बुनियादी क्षमताओं को पहचान कर उनमें जीवन कौशल, नेतृत्व, नागरिकता बोध, रोजगारपरक दक्षताओं तथा भविष्य के लिए आवश्यक दक्षता क्षमताओं का समग्र विकास करना है। 14 महत्वपूर्ण जीवन कौशलों पर होगा विशेष फोकस। अगर ये 14 अपने पास बात करें तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। अब इसमें कुछ जो प्रबल है इसके लिए एक खास बात बता देता हूँ, वो है कि इसके लिए टोटल जो प्रावधान है वो 2.80 करोड़ का है। इसमें से स्कूल स्तर पे बात करें अपने पास है ना, विद्यालय स्तर पर बात करें, स्कूल स्तर पे बात करें तो 1.12 करोड़ रुपए स्कूल स्तर पे खर्च किए जाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं तो ब्लॉक स्तर पर बात करें अपने पास है ना, ब्लॉक स्तर पे बात करें तो वो आपके पास 0.76 करोड़ आता है, 0.76 करोड़ आता है। अगर अपन डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो आ जाएगा 0.29, क्या आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आपके पास आ जाएगा 0.29 करोड़, 298 हाँ। और अगर राज्य स्तर की बात करें, स्टेट की बात करें तो आपके पास आ जाएगा 0.63 करोड़ रुपए, 63 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये राशि आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब आप है ना थोड़ी सी इन तथ्यों को याद करोगे तो ही ये मान के चलो कि आपका चयन निश्चित है भाई। राजस्थान के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है जिनकी अध्यक्षता में नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 को लेकर बैठक आयोजित की गई है, तो श्री राजेश्वर सिंह इस अपने पास निर्वाचन आयुक्त हैं। कौन है राज्य के निर्वाचन आयुक्त? क्यों बता रहा हूँ ये प्रश्न, ये इसलिए क्योंकि अपने अभी तो ग्राम पंचायतों के चुनाव है, नगर निकायों के चुनाव है, वो इसमें होने वाले हैं, तो सीधी सी बात है, कोई इंपॉर्टेंट बात अपने पूछ सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है, झुंझुनू जिले के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत एक जिला एक खेल के रूप में किसको शामिल किया गया है? तो इसमें आपके पास जो बास्केटबॉल है इसको शामिल किया गया है। झुंझुनू में बास्केटबॉल को एक जिला एक खेल में शामिल किया गया है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो एक जिला एक तो खेल हो गया। अब एक जिला एक उत्पाद के बारे में बात करें, एक जिला एक उत्पाद की बात करें
तो इसमें आपके पास, तो इसमें लकड़ी से, है ना, लकड़ी से जो बनाए जाते हैं ना, लकड़ी से हस्तशिल्प कला जो होती है, हस्तशिल्प, हस्तशिल्प का मतलब क्या होता है, हस्तकार्य जिसको नक्काशी कहते हैं, यानी लकड़ी का कार्य है, वो एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। एक जिला एक उपज की बात करें, है ना, एक जिला एक उपज के बारे में बात करें, तो एक जिला एक उपज की बात करेंगे तो इसमें आ जाता है सरसों। सरसों जो आती है, ये, अरे मैं क्या लिख रहा हूँ भाई, सरसों है वो शामिल होती है। और सरसों की अगर अपन बात करें किसकी, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो आपके पास होता है ब्रेसिका, ब्रेसिका जुनसिया, जुनसिया, ये हो जाता है इसका वानस्पतिक नाम सरसों का। इसके बाद में छोटी सी बात करें किसके बारे में, एक जिला एक वनस्पति, है ना, एक जिला एक वनस्पति के बारे में बात करें, तो वनस्पति के बारे में बात करें तो इसमें शामिल किया गया है नीम। अब नीम का जो आपके पास नाम है, क्या, जो इसको अपन क्या बोलते हैं, वानस्पतिक नाम, तो वो आ जाता है आजादी, आजादी रिच्टा इंडिका, इंडिका, ये इसका नाम, ये हो जाते हैं अपने पास इसका वानस्पतिक नाम। अब आपके पास एक और बच गया, वो क्या बच गया, एक जिला एक पर्यटन, है ना, एक जिला एक पर्यटन की बात करें तो वो आपके पास हो जाता है लोहागढ़ धाम, लोहागढ़ धाम को इसमें शामिल किया गया है। ये झुंझुनू से संबंधित बात है। झुंझुनू से संबंधित बात करें तो ये रही आपके पास सारी डिटेल, इसमें आप देख लेना भाई, सारी कुछ इसमें बताया हुआ है, वैसे मैंने सारी बातें आप लोगों को बताती है भाई। इसके बाद में बात करें, कृषि अधिकारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का प्रशिक्षण देने के लिए राजस्थान कृषि विभाग ने किस संस्थान के विशेषज्ञों को के साथ सहयोग किया है, तो ये आपके पास क्या है, वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके साथ इन्होंने समझौता किया है। क्या करेगा ये आपके पास राज किसान पोर्टल, राज किसान जो पोर्टल है, इस पे आपके पास क्या करेगा, जो पोर्टल, सही लिख देता हूँ मैं भी, हाँ, पोर्टल पर अपने पास एआई का प्रयोग करते हुए किसानों की सारी कमियों को देखेंगे और इन्हें एक्यूरेट जानकारी है वो दी जाएगी, ये हो जाता है अपने पास। नेक्स्ट आता है अपने पास मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल का पैनोरमा राजस्थान के किस जिले के मथाता गांव यानी कैलाशपुरी में निर्मित किया गया है। अब देखो ये प्रश्न मैंने बहुत ही सरल बना दिया है, इसमें आपके पास जैसे कैलाशपुरी देखोगे आप उदयपुर बता दोगे, लेकिन ये प्रश्न क्यों उठा है भाई, है ना, ये प्रश्न अभी क्यों बना रहे हैं, ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे जो राज्यपाल हैं, राजस्थान के राज्यपाल, राज्यपाल कौन है भाई, राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े, श्री हरिभाऊ वागड़े हैं, वो अपने पास इस स्थान पे गए थे और इन्होंने बप्पा रावल की जो मूर्ति है, बप्पा रावल की, बप्पा रावल की अपने घोड़े पे सवार मूर्ति है भैया ना, उस पर पुष्प अर्जित किए हैं। अब बप्पा रावल की मूर्ति पे पुष्प अर्जित किए हैं तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। बप्पा रावल कौन थे, तो बप्पा रावल अपने पास चित्तौड़ के वो शासक थे जिन्होंने अपने पास चित्तौड़ की नींव रखी थी भाई। मैं बता देता हूँ, इन्होंने क्या है 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर, है ना, मान मौर्य को हराकर अपने चित्तौड़ पे अधिकार किया था। ये वो पहले शासक थे जिन्होंने अपने पास स्वर्ण सिक्के चलाए थे। और इन्होंने भाई देखो इसके बारे में एक और बता देते हैं, इन्होंने नागदा को राजधानी बनाया था, नागदा को राजधानी बनाया। इसके अलावा बात करें आपके पास तो इन्होंने स्वर्ण सिक्के भी चलाए थे। तो इतने, ये इतिहास की बात है, ये इतिहास में भी चल रही है अपने जो अपना सीटी का मॉडल पेपर सीरीज चल रही है ना, उसमें मेरे प्रश्नों को देखना। आपकी कंडीशन जो आ रही है ना आजकल कौन सी, कि आपके पास जो पॉलिटिकल साइंस में है ना, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, इसमें आपके पास कितनी 600 प्लस पोस्ट थी भाई, 600 प्लस पोस्ट थी और चयन कितने हुए हैं, 67 चयन हुए हैं। इसका मुख्य कारण पता क्या है, क्योंकि आप उस 40% के चक्कर में अपनी जो मानसिक योग्यता है ना इसको भूल गए हो, और इसको वापस लाने का एक ही कारण है, वो है आप तथ्य आधारित प्रश्नों पे ध्यान दो। और मेरे सीईटी के जो पेपर हैं, मेरे जो सीईटी के पेपर्स हैं उनकी क्लास देख लेना, उसमें जो प्रश्न है आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में ये प्रश्न है जो आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो सीईटी के जो पेपर सीरीज है वो जरूर देखना, उसके जो प्रश्न है वो आपकी सीईटी के अलावा किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना, उनमें से प्रश्न मिलने वाले हैं भाई, है ना, ये ध्यान में रखना मेरी बात।
तो ये इनके बारे में छोटी सी चर्चा हो जाती है। अब बप्पा रावल जी का तो इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन अपन यहाँ पे क्या है, अपने करंट की ही क्लास पढ़ रहे हैं, तो बस आज की क्लास अपनी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अपनी क्लास हो चुकी है कंप्लीट। आज का जितना भी तथ्य आया है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, प्रश्न कैसे आ सकते हैं, जो कुछ बातें मैंने बताई हैं ये अगर आप लोगों ने तैयार कर ली है तो आने वाले करंट जीके में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो बस आज के इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।